तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं हमारा फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब देखो जो यूनिट है, यूनिट क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारे यूनिट को एज ए नेल माना था। ए नेल हमारे लिए एक यूनिट था, ए पेन हमारा 10 नेल के बराबर था। अब देखो मैं नेल से नाप रहा हूँ, तुम चाहे तो अंगूठे से नाप लो, इससे थंब से नाप लो, कोई भी चीज़ से तुम नापो, क्या ही दिक्कत है। तो हमारा साइंटिस्ट लोगों ने मतलब एक जगह बैठे तो उन्होंने सोचा, ठीक है, कि जो यूनिट होना चाहिए वो उसके अंदर कुछ खूबियाँ होना चाहिए। क्योंकि मेरा नेल देखो अभी छोटा सा है, कोई लड़की का नेल रहेगा बड़ा सा हो जाएगा, डन है। तो ये सबके पास अलग अलग है, डन, ये सब अलग अलग है। तो हमें कुछ ऐसा चीज़ें चाहिए जो हर जगह सेम हो। तो उसी के लिए हमने एक सेट ऑफ लिस्ट बनाया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए हमारे फिजिकल क्वांटिटी में, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मतलब यूनिट में क्या, आप जो रेफरेंस लेने वाले हो, अंगूठा लोगे, उंगली लोगे या कुछ भी लोगे, पेन लोगे, कुछ भी लोगे, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ क्या था, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुण होना चाहिए कि हम उसको चूज़ करें। तो पहला जो गुण होना चाहिए प्रॉपर्टी के पास, होना चाहिए कॉमन साइज, डन, कॉमन साइज। इसको बात करेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो दूसरा गुण हमारे पास होना चाहिए वो होता है हमारे पास वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, डन। और जो तीसरा हमारे पास होना चाहिए वो होता है कि ये टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, क्या लिख देंगे, इनचेंजेबल, इनचेंजेबल विथ टाइम, विथ टाइम। इनचेंजेबल को नॉट चेंजेबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फोर्थ हमारे पास होना चाहिए वो होता है पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। अभी आपने बना दिया पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। अभी एक एक करके इनके बारे में कहानी सुनते हैं। तो कॉमन साइज़ क्या होता है, जो हम जनरली यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी यूनिट्स लोगे वो आप जनरली यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हमारी इंडिया में बात करें तो हम इंडिया में जॉइंट फैमिली जैसा होते हैं, ठीक है। तो एक जॉइंट फैमिली में पर डे अगर तुमको चावल चाहिए तो लगभग 1 kg चावल आपके घर में पकता होगा, नहीं पकता है अगर आपके घर में 6-7 जन हैं, ठीक है, मम्मी पापा, आप 2 बहन भाई, चाचा, कोई भी अगर है, तो अगर आप मम्मी से पूछोगे तो मम्मी बताएगा डेली लगभग 1 kg चावल बनता है। तो केजी क्या है, हमारा एक रेफरिंग यूनिट है, केजी, समझ रहे हो, जो कि बहुत ही कॉमन साइज़ है, कॉमन, हमारे लिए बहुत ही कॉमन है। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो कैसा खरीदते हो, 1 kg टमाटर, 1 kg आलू, डन ना, केजी में ही बोलते हो ना, थोड़ी ना सब्जी खरीदने जगह बोलते हो कि भाई 100 ग्राम सब्जी दे दो, सब बहुत ही कम बोलते हैं हम, ना के बराबर बोलते हैं हम, क्या केजी प्रीफर करते हैं, डन। तो पहला बात तो कॉमन साइज़ हो, कुछ भी हो वो कॉमन हो, डन, कि वो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में कॉमन हो, डन। और इसी तरह हम देखने भी वाले यूनिट सिस्टम में कि जो फ्रेंच वाले थे, फ्रेंच वाले बहुत ही ना क्या बोलेंगे, एक पेरेंट मतलब एक हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड, तो 3 जन होते, तो उनको उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम चाहिए होता था, तो वो लोग कम चीज़ों को मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो एनी हाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट, अब जब भी कोई यूनिट को चूज़ करोगे तो उसका लोकल जो कंडीशन है उसके अनुसार वो बहुत ही कॉमन होना चाहिए कि जो हम लोग डेली यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है जाके वेल डिफाइंड, कि ये बहुत ही डिफाइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि हॉटनेस, मतलब जब एक, अभी मान लो जब आप कोई भी चीज़ों को गर्म करते हो, ठीक है, आप जब पानी को गर्म कर रहे होते हो तो जब पानी उबलने लगता है तो अब जब उसको टच करते हो तो वहाँ पे एक सेंसेशन होता है ना, हाथ जलने का, वो जो सेंसेशन होता है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। और कितना टेम्परेचर नाम दे के रखा है उसको, 100 डिग्री सेल्सियस। वो जो फीलिंग है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फीलिंग, वो जो फीलिंग है उसी को हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो मतलब पानी जब उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पानी जब उबलेगा तब आप उसको टच करोगे तो एक जो हैंड बर्निंग होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और उस जो फीलिंग है उस फीलिंग को हमने 100 डिग्री बताया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी अगर आप पहाड़ के ऊपर चले जाते हो, सपोज़ कश्मीर वगैरह, या फिर कोई भी बहुत ही हाई हिल पे चले जाते हो, तो वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ को गर्म करोगे ना, तो जब वो पानी उबलेगा ना तो वहाँ पे आप अगर हाथ डालोगे तो आपको वो जलने वाला फीलिंग नहीं आएगा, उससे कम इंटेंसिटी का जलने वाला फीलिंग आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर लो है, और प्रेशर लो के कारण वहाँ पे हाथ आपका कम जलता है, डन। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होना चाहिए, अगर मैं बताऊँ कि भाई हाँ ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पे भी होना चाहिए, वहाँ पे भी होना चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ कि तुम्हारा जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर आप हाथ पुट करते हो तो आपको जो बर्निंग सेंसेशन होगा वही है 100 डिग्री, 100 मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो सेंसेशन है उसी को हम 100 डिग्री मानते हैं, ठीक है, फिजिकल है, वो फिजिकल क्वांटिटी है एक।
अभी वेल डिफाइंड मतलब क्या है, अभी कोई बंदा नीचे यहाँ बैठ के, मान लो तमिलनाडु में बैठ के, तमिलनाडु मतलब सी कोस्ट में बैठ के चीज़ों को गर्म कर रहा है, उसमें उंगली डाल रहा है, वही सेम बंदा अगर कश्मीर जाके पानी को उबाल के उंगली डालेगा तो उसको उतना नहीं जलेगा। तो हमें बोलना पड़ता है कि वेल डिफाइंड। जैसे अगर आप टेम्परेचर को मेजर करते हो तो आप सी लेवल में मेजर करो। सी लेवल मतलब सी लेवल समझ रहे हो ना, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे हो वहाँ पे मेजर करो, या फिर सी लेवल में मेजर करो। तो हम कोई भी अगर यूनिट को उठाते हैं तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। बोल देना पड़ेगा हमें कि हाँ भाई इसे आप इस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के करोगे, तो तब आपको जो फील आएगा, तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वही आपका क्या होगा, वो पर्टिकुलर यूनिट होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कुछ भी हो। अभी इनचेंजेबल विथ टाइम, इसका मतलब समझो, दुनिया में कोई भी चीज़ें होता है ना, देखना कोई भी चीज़ अब रख दो, धीरे धीरे वो डीके होते रहता है। डीके मतलब क्या होता है, अपना आप से वो टूट टूट के बिखरते रहेगा। डन, मतलब क्या, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे अपना मास इसको खोते रहता है, खो खो के एक टाइम बाद खत्म हो जाता है एकदम। ये तो हमें पता है ना, ये तो नेचुरल चीज़ है। रेडिएशन, डीके हर चीज़ में होता है। डन, हर चीज़ में होता है, कार्बन भी डीके होता है। तो हमें यूनिट में कोई ऐसा चीज़ लेना है, अगर सपोज मैंने बता दिया कि आज से ये वाला चीज़ मेरा 1 मीटर है, तो ये जो पिन का जो 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस 1 मीटर मैंने बोला, यानी वो है नहीं, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो ये क्या होता, ये क्या वक्त के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन एनी हाउ ये वक्त के साथ चेंज होगा। आप बोल सकते हो धीरे धीरे डीके होगा, करोजन होगा, यहाँ से टूट के गिरते रहेगा। तो अगर हमें कोई यूनिट को लेना है तो वक्त के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। डन, और जो लेंथ वगैरह है ना, जो हमने 1 मीटर डिसाइड करके रखा है, वो जो लेंथ है एनी हाउ वो भी वक्त के साथ डीके होता है। तो उसके लिए हमें उसको प्रिजर्व करके रखना होता है कंटेनर के अंदर। यहाँ तक बातें क्लियर है। और सबसे एंडिंग वाला, पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, जो भी चीज़ आप बनाते हो उसको रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक बहुत ही हाई फाई लैब में बैठ के कुछ ऐसा एक बना के दे दिया, बहुत ही प्रिसाइज। डन, मान लो कि आपने कुछ ऐसा बना के दे दिया, ये आज से हमारा 1 kg है, बहुत ही हाई फाई लैब में बैठ के आपने बनाया। अभी जो सिंपल जो लैब्स होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो लोग उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाएंगे तो फिर बात ही क्या है ना। तो जो भी आप यूनिट लोगे वो रिप्रोड्यूस करने में बहुत ही आसान रहना, मतलब कोई भी उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है यूनिट्स का। तो आप चाहे तो इनका डेफिनेशन आपके नोट में एज यूजुअल लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ फिर भी। कॉमन साइज का मतलब होता है डेली लाइफ यूजेबल, डेली लाइफ यूजेबल, हम लोग उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, मेंशन द कंडीशंस, मेंशन द कंडीशन, कि कौन सा कंडीशन पे रख के आपको मेजर करना है। डन, इनचेंजेबल विथ टाइम मतलब आइदर प्रिजर्व, आइदर इसको तुम प्रिजर्व करके रखो, एक बार बना दिया इसको प्रिजर्व करके रखो, या फिर कुछ ऐसा लो कि जो नॉट डीके हो, नॉट डीके पार्टिकल्स टाइप से बनाओ। डन, नॉट डीके टाइप का पार्टिकल्स तो है नहीं हम पे, तो हम उसको प्रिजर्व ही कर लेते हैं। पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैन बी रेप्लिकेट, कैन बी रेप्लिकेट ईजिली। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये कुछ कंडीशन थे हमारे यूनिट्स के। अब देखो ये दुनिया बहुत बड़ा है, तो इस दुनिया में जब ये फिज़िक्स वगैरह जब फेमस हो रहा था, तो उस टाइम पे जो कंट्रीज़ थे, जो बहुत ही मतलब डेवलप कंट्रीज़ थे, जिनके पास बहुत ख़तरनाक पावर वगैरह था, तो उनमें से एक था फ्रेंच और एक था ब्रिटिश। डन, एक था फ्रेंच और एक था ब्रिटिश। तो फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों ने अपना कुछ यूनिट बनाया, और ये लोग पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल भी कर रहे थे उस टाइम, तो उनका वाला बहुत ही फेमस हो गया। बाकी भी अपने अपने कंट्रीज़ के थे उस टाइम पे, लेकिन वो उतना फेमस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा फ्रेंच था और जो ब्रिटिश था, वो लोग काफ़ी डोमिनेंट थे। डन, आज के ज़माने में नहीं है, बट उस टाइम पे थे। तो फ्रेंच वालों ने अपना एक सिस्टम बनाया। ठीक है, फ्रेंच वालों ने अपना एक सिस्टम बनाया। देखो वो जो टाइम था ना, उसमें ना ज़्यादातर इंसान को क्या चाहिए था, स्पीड चाहिए था, खाना चाहिए था, मास वगैरह कि कितना किसी का खाना है, कितना लंबा है, मीटर वगैरह नापना, डिस्टेंस कितना है, वही सब बेसिक चीज़ें यूज़ करते थे। तो उसी के ऊपर से हमारे जो फ्रेंच वालों ने थे ना, तो फ्रेंच का जो सोसाइटी था, फ्रेंच सोसाइटी या फिर साइंटिस्ट आप जो भी बोलो, या फिर उनका जो राजा था, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने बोला CGS। क्या बोला? CGS सिस्टम। उन्होंने CGS नहीं बनाया, मतलब बातों को समझो, बात क्लियर हो जाएगा। CGS मतलब क्या था? उन्होंने बोला आज से हम लेंथ का 1 यूनिट मानेंगे,
1 सेंटीमीटर, क्या मानेंगे 1 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस दिखता है ना यहाँ से 29 से जो 30 के बीच में जो डिस्टेंस दिखता है ये उनके लिए 1 यूनिट था। डन। अभी अगर किसी को कुछ खरीदने जाना है, सपोज़ किसी को कपड़ा चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, मुझे 290 सेंटीमीटर का कपड़ा दे दो। तो 290 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, इस तरह 1 1 1 कर करके 290 सेंटीमीटर तक कर लेंगे वो। डन। तो फ्रेंच वालों ने, जो फ्रेंच कॉलोनी था, उन्होंने लेंथ को नापने के लिए क्या यूज़ किया था, उन्होंने लेंथ को नापने के लिए अपना एक स्केल बनाया था, अपना एक मेजरमेंट स्केल बनाया था। उसमें उनके अनुसार 1 यूनिट ऑफ लेंथ, समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ का 1 यूनिट कितना था, इसके बराबर था 29 से 30, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आज हमें पता है, बचपन से यूज़ करते हो। ये था उनको, उन्होंने इसको यूज़ किया था ऐसे, 1 सेंटीमीटर उनका यूनिट है। फिर उन्होंने मास के लिए क्या यूज़ किया था, मास के लिए वो ग्राम को यूज़ करते थे, ठीक है, ग्राम मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम आपने देखा है बहुत ही छोटा सा है, तो फ्रेंच वालों को पता नहीं है छोटा चीज़ें क्यों इतना पसंद था, तो बट उन्होंने सब चीज़ें छोटे छोटे बनाए थे। तो लेंथ वो लोग सेंटीमीटर में नाप रहे थे, मास वो लोग ग्राम में नाप रहे थे, बहुत ही छोटा छोटा यूनिट में वो लोग नाप रहे थे। डन। क्या पता फ्रेंच वालों का मतलब कॉलोनी बहुत ही रूड रहा होगा, सबको कम कम देना था, ऐसा कुछ फंडा उनका रहा होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। और वो लोग टाइम को किस में नाप रहे थे, टाइम को वो लोग नाप रहे थे सेकेंड्स में। डन। क्योंकि टाइम का फंडा बहुत बाद में आया, ठीक है, बहुत बाद में आया टाइम का फंडा। पहले टाइम को सेकंड्स में नहीं नापते थे, 1 दिन 2 दिन आधा दिन इस तरह नापते थे, ठीक है। तो लोग लेंथ को किस में नाप रहे थे, सेंटीमीटर में वो लोग नाप रहे थे लेंथ को। वेट को लोग ग्राम में नाप रहे थे, उनका अपना मेजरिंग यूनिट था, ग्राम करके उनको यूज़ कर रहे थे। डन। तो ये चल रहा था फ्रेंच साइड में, फ्रेंच वाले ऐसा ऐसा कुछ मेजर कर रहे थे। डन है। और इसी को हम बोलते हैं CGS सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते थे अभी, CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम फ्रेंच वाले यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे अपने उस साइड में। और जो दूसरा डोमिनेंट था वो था ब्रिटिश, अपने गोरे, ठीक है। ये जो ब्रिटिश वाले थे इन्होंने भी अपना एक सिस्टम बनाया था। तो ब्रिटिश वालों का एक मेन फंडा रहा था कि वो हमेशा सबको नीचा दिखाना चाहते थे। तो वो लोग ना कोई चीज़ को लंबाई नापने के लिए ना, वो लोग देखो, वो लोग कोई भी चीज़ का लेंथ नापने के लिए अपना हाथ से या अंगूठे से वैसे नहीं नाप रहे थे, वो लोग क्या बोलते थे, फुट मतलब वही टांग, तो 1 टांग 2 टांग ऐसे नापते थे। तो वो लोग उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश वाले बहुत ही ये थे ना, बहुत ही रूड थे, समझ रहे हो ना, डोमिनेंट टाइप के थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो लोग लेंथ को फुट से नापते थे, 1 कदम 2 कदम उस तरह करके, ठीक है। हम लोग भी नापते थे, लेकिन हम लोग तो बेचारे टाइप के थे उस टाइम पे। तो वो लोग क्या करते थे, फुट से नापते थे, फुट। हम लोग का कदम तो नहीं आया, बट उन लोग का फुट आ गया। डन। तो ब्रिटिश वाले क्या यूज़ करते थे, FPS यूज़ करते थे। FPS का मतलब समझो, यहाँ पे ब्रिटिश वाले लेंथ को नापते थे फुट से, आया समझ में, फुट। और ये वही फुट है जो आपका होता है ना, AD टाइप का जो फुट होता है ना, वही फुट से वो लोग नापते थे। जैसे भाई मैंने तुमको, जब ब्रिटिश वाले जब राज करते थे ना, ठीक है भाई, मैंने तुमको 200 फुट दे दिया, 200 फुट ज़मीन दिया खेती करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, 200 फुट। इस तरह 200 कदम लोगे तो बनेगा वो 200 फुट। यहाँ तक बात ही क्लियर है। तो ब्रिटिश वाले लेंथ को फुट में नापते थे, और ये लोग मास को पाउंड में नापते थे। मास को पाउंड का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश के अनुसार अगर उनको कुछ खाना है ना, तो एक केक, इतना सा केक होता है ना, एक केक उनके लिए एनफ है पूरा दिन का कैलोरी के लिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, एक केक में जो अमाउंट था ना, आया समझ में, वो लोग जो केक बनाते थे उस केक में कुछ एक वज़न होता था ना, उसी वजन को उन्होंने पाउंड बोल दिया। डन। तो इसका मतलब अभी किसी को राशन लेने जाना है तो वो जो केक है, डन, जो केक बनता है उसी केक के अगर 2 पाउंड चाहिए तो उस 2 केक के बराबर अमाउंट का जो भी चीज़ चाहिए उसको देना था। तो ब्रिटिश वालों का ये फंडा था, वो लोग मास को पाउंड में नाप रहे थे, पाउंड वहाँ का केक होता है। डन है। और अगेन टाइम बहुत ही बाद में आया था, तो इसको ये लोग भी सेकंड में ही नाप रहे थे। ये लोग नहीं है उसको दिन में ही नापते थे, लेकिन ये टाइम बहुत ही बाद में ऐड ऑन हुआ था फिजिकल क्वांटिटीज़ में सेकंड करके, तो ये लोग भी सेकंड्स में ही नापते हैं। तो ब्रिटिश वाले FPS यूज़ कर रहे थे। एक और जो टर्म है वो है MKS। इसे कौन यूज़ कर रहा था, इसे मर्चेंट यूज़ कर रहे थे। मर्चेंट मतलब व्यापारी। और अगर आप देखो तो मर्चेंट का वाला ही अभी हम लोग SI में यूज़ करते हैं। अब देखो ये जो मर्चेंट लोग होते हैं ना, एक टाइम में अगर आप देखो तो फ्रेंच ब्रिटिश ये लोग क्या कर रहे थे, पूरा व्यापार कर रहे थे पूरा देश में। ये जो MKS है हम ही लोग यूज़ कर रहे थे। जैसे अगर आपको पता हो कि इंडिया एक टाइम में ट्रेड में बहुत फेमस था, ठीक है, वो हड़प्पा वगैरह ट्रेड में बहुत फेमस था। फिर आपका जो सिल्क रूट है, डन, तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इंडिया वगैरह क्या था, ये जो बिजनेस में था ना, जो मर्चेंट में था, व्यापार में था, बहुत आगे था इंडिया, बहुत आगे था। तो हम ये जो मर्चेंट लोग थे, ये लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस सिस्टम को यूज़ करते थे। वो लोग क्या बोलते थे, देखो यार
फ्रेंच वाले बहुत ही छोटे छोटे यूज़ करते थे। अभी अगर तुम एक व्यापारी हो तो तुम छोटे छोटे से कितना नापोगे भाई। उन्होंने एक बड़ा सा स्केल बनाया था, मीटर स्केल, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। मीटर स्केल अगर आप आपके टेलर की दुकान पे देखोगे ना, या फिर अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है ना, उसका अगर आप 3 स्केल को एक साथ रख दोगे, 3 स्केल को, अगर आप 3 स्केल को ऐसा एक रखा है स्केल, एक और स्केल ऐसा अगर रख दोगे, तो जो डिस्टेंस बनता है ना लगभग 3 में, 3 से और थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो 3 में जो डिस्टेंस बनेगा उसे लगभग मीटर मानते हैं। तो जो मर्चेंट लोग थे वो लोग हैवी डील करते थे कि भाई ये लो इतना दिया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लेंथ का ज़रूरत था। तो मर्चेंट लोग किस में लेंथ को मापते थे, मर्चेंट लोग लेंथ को नापने लगे मीटर में। डन। ये हमारे साइड की है, जो हमारा जो व्यापार था मेसोपोटामिया वगैरह, फिर अपना हड़प्पा, ये सारी चीज़ें, फिर सिल्क रूट वगैरह, तो हम यहाँ पे लेंथ को मीटर में नापने लगे। हम लोग मास को भी, अगेन इंडिया एक जॉइंट फैमिली है। ये साइड में ना अगर आप देखो एशियन साइड में, जैसे जापान, चाइना, फिर आपका सूडान, यहाँ पे जॉइंट फैमिली होता है। डन। पाकिस्तान वगैरह भी, जो पहले इंडिया था, यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट फैमिली होता है। तो जॉइंट फैमिली में बहुत जन होते हैं, तो हमें खाना के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। अभी दुकान जाके मैं बोलूँ कि भाई 2 पाउंड दो, उससे बढ़िया 1 kg दे दो। आया बात समझ में, 1 kg दे दो, तो 1 kg में क्या पड़े, हमें ईजी पड़ जाएगा। तो इस टाइप में जो मर्चेंट लोग थे वो लोग मास को किस में नापते थे, केजी में नापते थे। केजी मतलब किलोग्राम में नापते थे। उनका कहने का तरीका था कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो बोलने से हमें आइडिया मिल जाता था कि हाँ ये 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। अगेन ये सारा चीज़ कौन बनाया था, फुट, पाउंड, सेकेंड, कौन बनाया था, वहाँ का जो राजा रहा होगा या फिर जो गवर्नमेंट रहा होगा, उन्होंने बताया था कि आज से इतना 1 फुट है, आज से इतना 1 पाउंड है। सिमिलरली जो मर्चेंट लोग था, इनका एक ये होता था, मतलब एक कम्युनिटी होता था, उन कम्युनिटी ने उन्होंने मिलकर बोला ये आज से हमारे लिए 1 मीटर है, ये आज से हमारे लिए 1 किलोग्राम है, अमाउंट किलोग्राम में। और अगेन यहाँ पे लोग टाइम को किस में नापते थे, सेकंड्स में नापते थे ना। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए। अब जब हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए तो हमारा क्या हो गया, फ्रेंच वाले इंडिया में आने लगे, फिर ब्रिटिश वाले इंडिया में आने लगे, तो यहाँ पे व्यापार करना पड़ा, मतलब जो होता है ना बिज़नेस सेटअप करना था उनको। जब बिज़नेस सेटअप शुरू हुआ तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ब्रिटिश वालों ने बोला कि मैं तुम्हें 1 फुट लेंथ का कपड़ा दूंगा। तो हमारे इंडियंस को समझ नहीं आया, हमारे मर्चेंट लोगों को समझ नहीं आया कि भैया क्या बोल रहा है। डन। उसी तरह जब ब्रिटिश वाले फ्रेंच में गए, जो फ्रेंच वालों के पास गए, उनको जब बोला कि भाई मैं तुम्हें 1 फुट ऑफ कपड़ा बेचना चाहता हूँ, तो उन्हें देखा कि भाई यहाँ पे तो कन्वीनियंट नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे कन्वीनियंट नहीं पड़ रहा है। डन। तो तब क्या हुआ, पूरा कम्युनिटी ने मिलकर सेटअप किया कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो पूरा नेशन फॉलो करे, नेशन मतलब पूरा वर्ल्ड फॉलो करे। डन। ये तो सारे अपने अपने कंट्री, अपने अपने रीजन कर रहे थे, ठीक है, अपने अपने रीजन वाले इस तरह अपना सिस्टम बना के रखा था। फिर क्या हुआ, जब हम लोग का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजह से, ड्यू टू लिख देते हैं, ड्यू टू एमर्जिंग कॉमर्स मतलब व्यापार, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब उद्योग, समझ रहे हो ना, व्यापारी और इंडस्ट्रीज़ की वजह से एमर्जिंग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिमांड्स, क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा था, एक कंट्री और एक कंट्री के साथ कुछ व्यापार कर रहा था, तो इसकी वजह से हमें क्या डिसाइड करना पड़ा, एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। हमें क्या डिसाइड पड़ा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो इसके वजह से हमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स सेटअप करना पड़ा, इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें जब ये सेटअप किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे अलग अलग जगह से, उन्होंने सबने मिलकर इसको बनाया था। उन्होंने क्या बोला, जो ऑलरेडी, क्योंकि ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजह से था, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी इनको यूज़ किया जा रहा था, तो इनको एज इट इज़ यहाँ पे एसआई सिस्टम में उठा दिया, ठीक है। तो इसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एसआई सिस्टम भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मर्चेंट लोग इसको यूज़ कर रहे थे, देखो ये जो लेंथ को मीटर, किलोग्राम, सेकंड में यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने भी इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कौन सा चीज़ को मेजर कर रहे थे। डन। उसका यूनिट क्या था, उसका यूनिट क्या था, किस में वो लोग मेजर कर रहे थे, और उसका सिंबल क्या था। सिंबल बाद में हमने बनाया, हमें यूनिट लिखने में दिक्कत हो रहा था तो हमने सिंबल बना दिया। डन। अब जो क्वांटिटी, जो एज इट इज़ मर्चेंट लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे थे, क्वांटिटी, लेंथ को लोग किस में नाप रहे थे, लेंथ। तो डन। तो लेंथ इसको किस में नाप रहे थे वो लोग, मीटर में। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सारे चीज़ हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। एक फंडा है, मैं भी बता दूंगा क्यों लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी यूनिट को हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। डन। सिंबल मीटर का क्या दिया, एम दिया। डन। ए हो गया एक। फिर और क्या बचा, हम और भी चीज़ें, ये लोग मास को भी नाप रहे थे,
मर्शेंट लोग ऑलरेडी नाप रहे थे और ये मर्शेंट लोग की वजह से बनाया गया था। तो मास को वो लोग किस में नाप रहे थे? किलोग्राम में। इसमें किलो, स्मॉल के है, ठीक है, कैपिटल नहीं है, किलोग्राम में। तो इसका नाम दे दिया गया केजी, स्मॉल के अगेन, ठीक है। उसके बाद और क्या था? टाइम। टाइम को तो सब सेकंड में ही नाप रहे थे, पहले दिन में नापते थे, फिर बाद में सेकंड में नापने लग गए। टाइम को किस में नाप रहे थे? सेकंड्स में। तो इसका सिंबल रहेगा SEC, डन, सेकंड। एंगल सेक नहीं पढ़ना, और सेकंड है। अब देखो, और जो ये तो जनरली मर्चेंट लोग यूज़ कर रहे थे, तो अब उनको लगा कि भाई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होगा तब केओस क्रिएट होगा, तो उन्होंने और भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को उठाए, ठीक है, उन्होंने और भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को उठाए, जैसे कि ये सारे क्या है, ये सारे यहाँ पे जो भी क्वांटिटी की लिस्ट है ना, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट है। ये सारे किसका है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का लिस्ट है, डन। यहाँ पे जो भी लिस्ट में मैं लिखने वाला हूँ सारे फंडामेंटल है, यूनिक है, डन। तो फिर उन्होंने और क्या बताया कि अब देखो, कुछ दिन बाद हमें पता चला टेम्परेचर, वो जो फीलिंग था ना, जब आप गर्मी में हाथ डालते हो तो वो जो फील लगता है ना पानी में, वो जो बॉयल होता हुआ पानी में उंगली डालते हो तो जो फील आता है ना, तो उसको टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर में पहले सेल्सियस ने बनाया स्केल, फिर फ़ारेनहाइट ने बनाया, फिर एंडिंग में हम जब बहुत एडवांस हो गए, जब स्टीम इंजन वगैरह बन चुका था, तो तब केल्विन ने बताया था, ठीक है, केल्विन ने बताया था। वो क्यों बताया था, अगेन आप फिजिक्स पार्ट 2 में पढ़ोगे। तो जो टेम्परेचर स्केल है उसका यूनिट हम केल्विन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि केल्विन ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, और क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए इसको कैपिटल के में लिखते हैं। याद रखना, अगर सिंबल में कैपिटल के लिखा है, कैपिटल में लिखा है, तो उसका मतलब है कोई साइंटिस्ट का नाम है, डन। क्योंकि आप बचपन से न्यूटन को कैपिटल N लिखते हो ना, आज पता चला क्यों लिखते हो, क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, डन है। तो अगर यूनिट में कैपिटल लिखा है तो मतलब वो साइंटिस्ट का नाम है। फिर हम लोग और आगे चले गए, हमें पता चला इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने यूनिट दिया एम्पेयर, क्योंकि एम्पेयर सर ने इसमें बहुत ज़्यादा ये अपना इन्वेंशन किया था, एम्पेयर। इसको भी हम कैपिटल A से लिखते हैं, क्यों? अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है, डन। उसके बाद और भी है, उसके बाद हमें पता चला अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कोई एक चीज़ में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, डन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 डज़न में 12 पेन है ना, उसी तरह कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, मान लेता हूँ मैं इतू सा एक मान लो कि पेन है, इस पेन के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स हैं, कैसे बताओगे आप? अगेन इसको नाम दिया गया मोल्स। क्या नाम दिया गया? मोल्स। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और इसका यूनिट रहेगा MOL, मोल। आप केमिस्ट्री में यूज़ करोगे इसको। फिर एक और चीज़ है पता चला, ल्यूमिनोसिटी, मतलब कोई चीज़ कितना ब्राइटली चमकता है, ठीक है, कोई चीज़ कितना ब्राइटली चमकता है, उसको बोला हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, हमने इसका नाम दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हमने किस में मेजर करने लगा? कैंडेला में, कैंडेला। इसको हमने लिखा CD, कैंडेला भी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, डन। तो ये था कुछ क्वांटिटीज़ जो कि हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए था, तो इनको पहले लिखा गया था। फिर हमने बोला भाई साइंस रिसर्च के लिए क्या करेंगे, तो साइंस रिसर्च के लिए भी इसको ऐड कर दिया गया। तो जब ये लिस्ट बना था तो उसके 2-3 साल के बाद हमें, इसके 2-3 साल के बाद, याद रखना लिस्ट बनने का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 2-3 या 4 साल कुछ था, 2-3 साल के बाद क्या हुआ, एक केओस क्रिएट हो गया। क्या केओस क्रिएट होगा कि भाई एंगल्स को लेके, अभी देखो जो एंगल्स है ना, एंगल्स, प्लेन एंगल्स, सपोज ये जो एंगल है, मैं अगर 2 पेन को रख दूंगा तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल है ना, इसको भी हम दूसरे क्वांटिटी के टर्म पे नहीं बता पा रहे थे। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि ये 2 पेन का लेंथ इतना लंबा है इसीलिए एंगल है। अगर मैं इसको और भी लंबा कर दूँ, इस तरह लंबा कर दूँ, इस तरह इसको लंबा कर दूँ, तब भी इसका लेंथ उतना ही रहेगा। अगेन मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये चीज़। तो मतलब ये जो एंगल्स होता है ना, ये जो एंगल्स होता है वो अगेन आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था। तो बाद में 2 या 3 साल के बाद में हमने बहुत रिसर्च किया, हमने देखा कि भाई एंगल्स को भी हम कोई चीज़ के टर्म पे नहीं बता सकते, तो हमें बोलना पड़ा इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में हमें एंगल को ऐड करना पड़ा। जब हमने एंगल को ऐड किया ना इसी लिस्ट में, ठीक है, जब हमने एंगल को ऐड किया तो ये क्या था, प्लेन एंगल था, पेपर के ऊपर बनाया था प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या था, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल, इसको भी हम कोई दूसरे क्वांटिटी के टर्म पे नहीं बता सकते थे, तो हमने बोला प्लेन एंगल। तो बोला इसका यूनिट क्या रखोगे फिर, तो हमने बोला इसको हम लोग नापने वाले प्लेन एंगल को रेडियंस में, ठीक है, किस में नापने वाले, रेडियंस में, डन। इसका यूनिट क्या दे दिया फिर, RAD, रेडियन। अब देखो फिर दोबारा एक बात हुआ कि सपोज आपके पास एक बॉल रखा है, अगर आप बॉल में से इस तरफ एक पिरामिड टाइप का अगर आप एक हिस्सा को काट के निकालते हो ना,
डन है। आपने वो फोटो देखा होगा, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। सपोज आपके पास एक स्पेयर है, डन। स्पेयर में से, स्पेयर मतलब एक बॉल है, बॉल में से अगर आप एक हिस्सा को ऐसे काट के निकाल देते हो ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। और एंगल कैसा होगा देखने में, कुछ इस कोन के शेप का होगा ना, कुछ इस कोन का शेप का होगा। आइडिया मिला, कुछ एक कोनिकल शेप का होगा। कोनिकल शेप मतलब क्या है, अगेन एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर है, उसमें से अगर आप एक टुकड़ा उठाते हो कोन का, तो एक सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो दूसरा एक एंगल हमें दिखाना पड़ा कि दूसरा एक और एंगल होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सॉलिड एंगल। तो हमने बोला यहाँ पे सॉलिड एंगल भी क्या है, इसको भी हम कोई दूसरी चीज़ में से नहीं बता सकते। अगर ये स्पेयर छोटा होता तब भी इतना एंगल होता, अगर ये बड़ा है तब भी उतना ही एंगल है। बातें क्लियर है। अगर ये बहुत बड़ा हो जाता तब भी तुम काट के निकालते उतना ही एंगल आता है, डन। अगर इतना बड़ा हो जाता तब भी, इतना बड़ा एक बॉल होता तब भी उसमें से एक टुकड़ा आप काट के निकालते तब भी उतना ही एंगल आता, लेकिन ये सॉलिड के फॉर्म में। तो सॉलिड के फॉर्म में इसको भी हम दूसरे क्वांटिटी की मदद से नहीं बता पाए, तो हमने बोला इसको भी एक यूनिट के में एक नाम देना होगा। तो हमने बोला इसको आज से हम स्टेरेडियन में नापेंगे, और हमने इसका दे दिया SR शायद, STR। अब इसको चेक कर लेना एक बार, स्टेरेडियन, डन। तो STR नहीं, SR स्टेरेडियन, SR। इसको बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, आप पूरे 11th में रेडियन को यूज़ करोगे, डन है। तो ये था आपका फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, कि ऐसे यूनिट सिस्टम हुआ था। अब डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो ये तो बता ही सकते हो। जैसे अभी अगर मैं SI के टर्म पे बोलूँ, अभी आपको पूरा 11th में आपका पूरा बुक SI सिस्टम पे लिखा गया है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम पे लिखा गया है। अभी देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरा स्पीड कितना है, तो आप क्या बोलोगे, मीटर पर सेकेंड। मैं 10 मीटर पर सेकेंड दौड़ता हूँ, ये मेरा स्पीड है, डन है। उसी तरह मैं बोलूँ कि तुम्हारा स्पीड कितना है, तुम बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड है, डन। तो इस तरह हम चीज़ों को भी बताएंगे। तो फंडामेंटल यूनिट की मदद से ही जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जो मेजर करेंगे उसका बेस क्या रहेगा, वो हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। पहले बहुत केओस था, फिर हमने सेटअप कर लिया। उसी की मदद से अभी हम ड्राइव यूनिट्स को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल देता हूँ, ड्राइव यूनिट्स के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे मीटर पर सेकेंड होगा, ये किसका है, स्पीड का है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का है, ठीक है। फिर फोर्स का भी एक लिख लो आप, फोर्स का रहेगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब चीज़ें बाद में भी देख लोगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।